एक कड़ी शय मिलनी चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बहन को इंसाफ दवा दो। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मेरी बहन को मारा। लड़की को मार करके उसका गला घोंट करके ये इधर के चोटे मार करके हैं, फिर उन्होंने मतलब पूरा बाद में उसको जलाया गया है, ये पूरा बाजू और टर्चर किया गया है। मेरी बहन ने मुझे फोन किया, बोल रही थी दीदी पापा को बोलो मुझे ले जाओ, ये मुझे मार डालेंगे, ये मुझे झगड़ा कर रहे हैं बहुत। एक और बेटी दहेज की उस प्रथा का शिकार बनी जिसको हटाने के लिए, जिसको ख़त्म करने के लिए सालों दर सालों गवर्नमेंट्स बदलती रही, सालों दर साल कानून बदलते रहे, बट अभी तक हालात वैसे के वैसे ही हैं। आज जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एक रिपोर्ट आई जो हमारे संवाददाता सोमिल अब्रोल ने आपके सामने दर्शाई, और उसमें साफ तौर पर फैमिली का कहना था कि पिछले 1 साल से उस लड़की को इतना तंग किया गया, उस बेटी को इतना तंग किया गया कि उसे मारा गया, उसे पीटा गया और अंत में उसको जलाकर उसकी मृत्यु कर दी गई। अब उनकी मांग है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बट कब तक ऐसी बच्चियां, ऐसी महिलाएं, 1 ही साल हुआ था इस बेटी को और 1 ही साल में इसको इतना तंग किया गया कि उस बेटी को एंड में अपना दम तोड़ना पड़ा। ना सिर्फ ऐसे केस पर कई सारे केस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर हमारे जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हमें मिलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, जहां पर देखा जाता है डोरी यानी कि दहेज की लालच में कई सारे जो लोग हैं, कई सारे जो सास ससुर हैं, पति हैं, वो अपनी बीवी को तंग करते हैं। कई बार उनकी मृत्यु खुद कर देते हैं या फिर कई बार वो बच्ची जो है वो हार कर अपना दम तोड़ देती है। कभी किसी के सहारे वो कोशिश करती है इंसाफ की मांग की जाए, बट अल्टीमेटली क्योंकि हमारा समाज इतना, ऐसा सिस्टम हमारे समाज में बना हुआ है कि वो आवाज़ उठाने से भी डरती है, उसके साथ उस समय कोई नहीं खड़ा होता, और जब वो बच्ची की जान चली जाती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं सिस्टम पर, हमारे प्रशासन पर और आम जनता पर, जो कि इन चीज़ों को और बढ़ावा देते हैं। कृपया कर इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, इस पर ज़्यादा जो तवज्जो है आप कोशिश कीजिए। अपनी बेटी को सब देते हैं, कोशिश करते हैं कि बेटी खुश रहे, बट जब लालच में तब्दील हो जाए वो चीज़, जो आपके जो भी जिनको कहा जाता है कि इन लॉज हैं उस बेटी के, अगर वो लालच में तब्दील हो रही है और उसकी वजह से आपकी बेटी को नुकसान हो रहा है, तो कृपया कर ऐसी प्रथाओं को हमारे समाज से ख़त्म होने दीजिए, इसे और बढ़ावा मत दीजिए। बढ़ते हैं आगे। आज एक और इस पूरी चर्चा पर हम खबर करेंगे और डिटेल में हम बातचीत करेंगे। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट भी कुछ दिन पहले आई थी इसी मामलों से जुड़ी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे बड़ी खबर में। पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। सबसे पहले कोरोना के आंकड़े। जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 632 कोरोना के मामले पॉजिटिव पाए गए, उनमें से 346 जम्मू संभाग से, कश्मीर संभाग से 286 लोग पॉजिटिव आए हैं। वहीं रिकवरी रेट की बात करूं तो 1386 लोग पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए, 936 जम्मू में, 450 कश्मीर संभाग में। मौतों का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में 10 का रहा, 5 जम्मू में, 5 कश्मीर में। कुल मिलाकर 17,23,337 कोविड के सैंपल्स अभी तक लिए जा चुके हैं। उनमें से 79,738 लोग यानी कि 79,738 करीबन कुछ ही कम 80,000 केसेस हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पहुंच चुके हैं, पॉजिटिव केसेस। और इसके अलावा जो रिकवरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। आज रिकवरी रेट 79.9% पहुंच चुका है और करीबन 80% ही आप इसको कह सकते हैं। 63,790 लोग रिकवर हो चुके हैं और जो एक्टिव केसेस हैं वो 14,676 बचे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में रिकवरी अच्छी हो रही है, पॉजिटिव केसेस का डिक्लाइन जो है वो लगातार कम हो रहा है। इसके अलावा लगातार हम बात करें तो मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और ये लगातार उम्मीद की जा रही है कि सरकार जो है और अच्छे से जो चीज़ें हैं उसे इम्प्लीमेंट कराए और लोग प्रिकॉशंस प्रॉपर लेते रहें। एकमात्र वैक्सीन वही है। हमने परसों भी जब इस पर बात की थी
तो उस पर ये कहा था कि मास्क कई सारे लोग अभी भी हम देखते हैं मार्केट में नहीं पहन रहे। बाहर जब जाते हैं तो मास्क आपके लिए पहनना अनिवार्य है, ज़रूरी है। ना सिर्फ इससे ज़रूरी है कि आपको चालान होगा, बट इसलिए ज़रूरी है कि आपको अपनी जान, अपने साथी की जान, अपने पड़ोसी की जान, अपने परिवार वालों की जान, अपने हर एक व्यक्ति की जान जो नागरिक है हमारे देश का, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कृपया कर इस टाइम अपनी जो सर्विस है, जो एक लौती सर्विस है आपकी कि आपको खुद भी बचना है, औरों को बचाना है, वो ज़रूर कीजिए और हमारे हेल्थ वर्कर्स का पूरा साथ दीजिए। इसके अलावा आपको कुछ और ख़बरों पर हम ले चलते हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर पर बात करते हैं जो आज आई कश्मीर से, पंपोर पुलवामा के इलाके से, जहां पर ये पता चला कि लश्कर तैयबा के कुछ मिलिटेंट्स ने एक आतंकी हमला किया है सीआरपीएफ पार्टी पर, और उसके बाद वो 5 सीआरपीएफ के जवान जो हैं उन्हें गंभीर रूप से चोटें आई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए भेजा गया और गंभीर रूप से घायल होने की वजह से 2 सीआरपीएफ के हमारे जवान शहीद हो गए। उसके बाद आईजीपी कश्मीर ने एक बयान दिया, जो बयान मैं सबसे पहले आपके सामने वही वीडियो चलाऊंगा जो बयान आईजी कश्मीर ने दिया है। इसके बाद आगे की बात करेंगे। आइडेंटिफाई हम लोग कर लिए हैं। जैसे कि मैं पहले बता दूं इंसिडेंट के बारे में। आज 12:45 में जब हमारे सीआरपी के जवान आरोपी ड्यूटी पे थे तो एक बाइक में 2 आतंकवादी आए, बाइक लगा के अंधाधुंध फायरिंग की AK-47 से, और हमारे लोगों ने रिटेलिएट किए। उसमें काफ़ी क्रॉस फायरिंग हुआ और उसमें क्रॉस फायर में हमारे और जवान 2 जख्मी हो गए सीआरपीएफ के, और भागने में कामयाब हो गया। लेकिन क्योंकि आइडेंटिफाई ऑलरेडी हम कर चुके हैं हम लोग, और जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ये वही LTTE का टेररिस्ट है और जो पाकिस्तान से एक का नाम सैफुल्ला है, एक लोकल टेररिस्ट है, और ये इससे पहले चरोरा में अटैक किया था सीआरपीएफ पर। हमारे इसमें एक SI शहीद हुए थे, और कुछ दिन पहले नौगांव सेक्टर में दूर से फायर किया था। इसका ये तीसरा इंसिडेंट है। हम लोग इसको जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर बिल्कुल नेशनल हाईवे टारगेट है, ये वनरेबल है क्योंकि इसमें काफ़ी सिविलियन व्हीकल चलते रहता है, तो हमारे जवान को रिलेट करने में दिक्कत होती है। हम लोगों को पब्लिक का ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम भी अंधाधुंध टेररिस्ट तरफ फायर करेंगे तो सिविलियन जख्मी हो सकते हैं, उनका जान जा सकता है, तो हम लोग बड़ा प्रिवेंटिव मेजर लेकर फायरिंग करना होता है। तो सुरक्षा बलों को टारगेट करते हैं। देखिए मिलिटेंट तो ये बता के नहीं आता कि मैं आ रहा हूँ अटैक करने के लिए, उस हथियार को छिपा के आते हैं, कंसील करके आते हैं, नज़दीक आके फायर करके ये गुरिल्ला वार वेरीफायर की तरह अटैक करते हैं। लेकिन इसका भी हम लोग उपाय है, हम लोग इसको जल्दी काउंटर न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर, इज द कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन ओवर एज फार एज दिस एरिया एडजॉइनिंग एरिया इज कंसर्न्ड? हाँ, त्राल के एरिया में एक ऑपरेशन चल रहा था, उसमें इनिशियल फायर फाइटिंग हुआ था। SOG के 4-5 लड़के गए थे कवर ऑपरेशन में। मिलिटेंट ने पहले फायर किया, हमारे लड़कों ने फायर किया, मिलिटेंट वहाँ से भाग गया। एक और लाम के एरिया में ऊपर हम लोग सतुरा के पास चल रहा है, हम लोग होपफुल है कि कुछ रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच सर। आईजी कश्मीर ने कहा कि सैफुल्ला यानी कि पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड एक मिलिटेंट, पाकिस्तानी मिलिटेंट जो है वो अभी भी कश्मीर में एक्टिव है। इसके अलावा एक और जो लोकल मिलिटेंट है, ये दोनों मिलकर कई सारे अटैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले एक हमला किया था इन्होंने जिसमें एक ASI की जान चली गई थी। इसके अलावा एक और हमला कुछ दिन पहले इन्होंने करने की कोशिश की, अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें हालांकि किसी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं हुई। बट लगातार इनको ढूंढा जा रहा है। हालांकि कुछ देर के लिए इन्हें पकड़ भी लिया गया था, पर किसी तरीके से ये भाग निकले। बट अभी भी लगातार इनकी तलाशी जारी है। तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और आईजी कश्मीर ने साफ तौर पर यह आश्वासन दिया कि जल्द ही इन्हें पकड़ लिया जाएगा और जल्द ही या तो इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा या तो इन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा बड़ी खबर में एक और बात करेंगे कि जो बैक टू विलेज 3 का कार्यक्रम है वो भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अलग अलग इलाकों में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब खुद जा रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं लोगों को कि चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने की बात हो वो अच्छे से आएगी, पंचायत में गांव में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करने की बात हो उसे डेवलप किया जाएगा। लोगों में ये ज़ील जगाई जाएगी कि आपको जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनना है, और साथ ही साथ लोगों को ये भी सिखाया जाएगा कि किस तरह से आपको अपने इलाके की डेवलपमेंट करनी है। और सख्त हिदायत दी गई है हर एक ऑफिसर को जो अलग अलग इलाकों में जा रहा है कि कृपया कर जो भी काम वहाँ से लेकर आएँ तो उसे सुनिश्चित कीजिए कि पूरा भी आप ही करेंगे। बड़े पैमाने पर बैक टू विलेज 3 का कार्यक्रम चल रहा है और कई सारे लोग खुशी से उसको कर भी रहे हैं। मैं अभी जम्मू वालों से दरख्वास्त करूंगा जो लोग वॉकआउट कर रहे हैं, कृपया कर LG साहब के सामने जाइए, आप बैक टू विलेज के कार्यक्रम कीजिए और उसमें ये मांग कीजिए कि हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें दीजिए। आप
छुप कर बैठे रहेंगे, आप वॉकआउट करेंगे, मुझे नहीं लगता उसका कोई सोल्यूशन है। वो एक सोल्यूशन है, कृपया कर आप साथ दीजिए गवर्नमेंट का, ताकि गवर्नमेंट भी आपका साथ दे पाए। चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी। मानते हैं कि कई सारे काम आपके कई अधिकारियों ने नहीं किए, बट नाराज़ होकर एक जगह बैठ जाना, रूठे को मनाने वाली सरकारों के इतने काम नहीं होते। सरकारों को और भी काम है। तो कृपया कर बार बार सामने जाइए। कश्मीर जिस तरह से मांग रहा है, कश्मीर के लोग जिस तरह से मांग रहा है, वैसे भी आप भी लोग सरकार के सामने जाइए। मनोज सिन्हा साहब जहाँ जाते हैं वहाँ पहुँचिए, वहाँ मांग रखिए कि हमारे गांव में ये चीज़ नहीं है, कृपया कर आप ये चीज़ दीजिए। और वहाँ मिल रही है उन लोगों को, तो आप भी जाइए। हमारे बोले पंछियों, प्लीज़ वहाँ जाइए और वो चीज़ें मांगिए, आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, बट मिलेगी ज़रूर। ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए ही रखा गया है। उम्मीद करते हैं ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे जो आज की हेडलाइंस नहीं बनी, यानी कि नॉट इन हेडलाइंस, एक अलग करके सेगमेंट हम चला रहे हैं, उसमें बातचीत करेंगे। सबसे पहली खबर में बातचीत करते हैं एक वीडियो से। एक वीडियो जो है कुछ दिन पहले हमारे कैमरा पर्सन अंकुर सेठी ने शूट किया था। दरअसल धान की जो फसल है वो लग चुकी है, अब धीरे धीरे उसकी कटाई शुरू हो रही है। तो उस किसान ने छोटी सी बात हमारे साथ साझा की थी, सुनते हैं। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। कुछ लोग आते ना भी ठीक होया, कुछ आते ना गलत होया। साफ तौर पर किसान ने कहा था कि मुझे जो कृषि बिल है, जो किसान के 3 बिल आए हैं, मुझे तो उसकी जानकारी नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि सही है, कई लोग कह रहे हैं गलत है। कांग्रेस पार्टी कह रही है पंजाब में कि गलत है, बाकी जगहों पर बीजेपी कह रही है कि सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं सही है। तो अब किसकी बात सुने ये पता नहीं चल रहा। ये भी पूछा गया कि आपके पास कोई आया, तो उन्होंने कहा जी नहीं। बट आज एक उनके लिए थोड़ी सी आश्वासन उनको दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जम्मू एंड कश्मीर यूटी के रविंद्र रैना और इसके अलावा सीनियर लीडर जो हैं उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट की, जिसमें उन्होंने ये फैसला लिया कि ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर जो जम्मू एंड कश्मीर के जो किसान हैं उनको ये समझाया जाएगा कि किसान जो ये 3 बिल आए हैं उसका कितना फ़ायदा होगा। बट एक हिदायत मैं उन सारे बीजेपी के लीडर्स को ये भी देना चाहता हूँ कि जब आप किसानों के पास जाएं, उनको ये समझाने की कृषि बिल आपके लिए कितना अच्छा है, तो कृपया कर उनकी ये भी बात सुन लें। कटाई कटुई का ठीक है, परेशानी यही है भी फसल का रेट है नहीं, कुछ भी है रेट बड़ा कम है, उसकी वजह नाल किसान भी कुछ नहीं बचता है। दिक्कत बड़ी हुई है, लॉकडाउन च बड़ी दिक्कत हुई है, दुकान बंद रही है, गाहक नहीं दुकान पर आता, हर जो किसान काम करने वाला उसकी बड़ी परेशानी हुई है। ये बात साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो खर्चा मुझे इतना आया है लॉकडाउन के दौरान, जिसका मैं पैसा भी पूरा रिकवर नहीं कर पाऊंगा, तो कृपया कर उनकी ये बात भी एलजी साहब तक पहुंचाइएगा कि आपने जो मंडियों का वादा जो आपकी पिछली सरकारों ने किया था इनके लिए बनाने का, वो मंडियां भी बना दी जाएं, इनको अच्छे रेट्स भी इनकी फसल के मिलें। बासमती चावल हो या कोई भी चावल जम्मू एंड कश्मीर का हो, तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में मशहूर तो है, पर अगर वो किसानों को उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा जिसकी वजह से वो पूरा साल खाते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और आपके लिए तब मुश्किल हो जाएगा जब आप वोट मांगने जाएंगे और जब आप उनको किसानी के फ़ायदे और किसान बिल के फ़ायदे समझाने जाएंगे, तो कृपया कर उनकी समस्याएं, उनके सजेशंस भी ज़रूर सुने। उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको ज़रूर होगा, अगर बनेगी तो। उम्मीद करते हैं इस पर ज़रूर कान जो है वो धरे जाएंगे। इसके अलावा एक और अच्छी खबर जो हेडलाइंस नहीं बनी बट ज़रूर बननी चाहिए थी। पीएचई, पीडीडी और ऑल डेली वेजेस कैजुअल लेबरर्स जितने भी हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू के अलग अलग हिस्सों में, संभाग के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, कठुआ में, जम्मू में उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उनकी मांग है कि 6,750 रुपये जो 20-20 साल से आप लोग हमें देते आ रहे हैं कैजुअल लेबर्स को, कृपया कर वो पैसा हमें कोई अच्छी सैलरी दीजिए, हमें पक्का कीजिए। इतने साल से हम वेट कर रहे हैं, अगर ये नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में और समस्याएं आएंगी। पीएचई यानी कि जो पानी की व्यवस्था करता है, पीडीडी यानी कि जो बिजली की व्यवस्था करता है, पीडब्ल्यूडी, बाकी सब जो कैजुअल लेबर एम्प्लॉय हैं उनको काफ़ी परेशानियां आ रही हैं, जिसकी वजह से वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहते हैं, सड़कों पर लेटते हैं। बट सरकारों के पास उनके लिए टाइम नहीं है। कृपया कर उनकी बात सुनी जाए। हेडलाइन नहीं बनी, बट आज हम इसलिए हेडलाइन बनाने उन खबरों को कंप्राइज करने आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिस पर बात नहीं की जाती, उस पर बात बार बार होनी चाहिए।
ताकि जो हमारे जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स हैं जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई बार कश्मीर में आप पक्के कर देते हैं 7-7 साल के बाद, पर यहाँ 15-15 20-20 साल हो चुके हैं। मैं खुद ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जिन्होंने इतना समय अपने डिपार्टमेंट में दे दिया है, बावजूद उसके अभी तक उन्हें कन्फर्मेशन लेटर यानी कि उनको पक्का करने का परमानेंट लेटर नहीं मिला। कई लोग तो ऐसे हैं जो अब रिटायर होने वाले हैं 2-3 साल में और 6,750 रुपये की सैलरी में अभी तक गुजारा कैसे करते होंगे, ये सवाल ज़रूर वो पूछेंगे। और कई सारे पीडीडी के एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी मृत्यु भी हुई है इलेक्ट्रिक शॉक के तहत, कईयों की टांगें और कईयों के सिर में चोटें आई, कईयों की बाजुएं काट दी गई। उन सबको कंपनसेशन कौन देगा, उसके लिए भी सरकारों को सोचना चाहिए। एनजीओज़ तो हैं, आम सोसाइटी, मीडिया तो है उनकी बात करने के लिए, बट सरकारों को भी उनकी बातें सुननी चाहिए ताकि उनके लिए एक ऐसी पॉलिसी तैयार की जाए कि वो रिस्पेक्टेबल जॉब भी उनकी हो, रिस्पेक्टेबल अमाउंट भी उनको मिले। तो उम्मीद करते हैं इस पर ज़रूर फैसला होगा। इसके अलावा बात करेंगे वुमेन कमीशन की। प्रिया सेठी जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कन्वीनर है भारतीय जनता पार्टी जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और क्या कुछ उन्होंने कहा, सबसे पहले वो सुनते हैं। एलजी साहब से, और खासकर जो नेशनल वुमेन कमीशन जो स्थापित हुआ था 1992 में, उसके बाद स्टेट में हर स्टेट के अंदर 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर इसकी स्थापना की गई। जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो स्टेट वुमेन कमीशन जो वर्क कर रहा था उसको डीनोटिफाई किया गया। मेरी मांग है एलजी साहब से कि इतने केसेस वुमेन अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है, हर चीज़ होती है, आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है कि आप दोबारा से इसको नोटिफाई किया जाए। और 1 साल हो गया है, हमने देखा है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है, प्रोटेक्शन बच्चों को नहीं मिल रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो अगर गुहार लगा के महिला लेके जाए तो वो किसके पास लेके जाए। मेरी मांग आपसे सिर्फ यही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक विमेन कमीशन यूनियन टेरिटरी के अंदर स्थापित किया जाए, उसको रीऑर्गेनाइज किया जाए और उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिया जाए, क्योंकि यहाँ की जो टेरिटरी है वो कोई हिली है, कहीं प्लेन्स है, कहीं कुछ है, तो बहुत अनइवन सी टेरिटरी होने की वजह से, और खासकर यहाँ पे महिलाओं को न्याय मिल सके। बहुत सारी ऐसी पिटिशंस हैं, क्योंकि अभी कोविड के चलते हुए आपका हाई कोर्ट भी जो है अभी वर्क नहीं, आपका पार्शियल वर्क हो रहा है, उसमें कई ज़्यादा पिटिशंस जो है महिलाओं के रिलेटेड पड़ी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं है। हमारी मांग यही है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर एक जो वुमेन कमीशन है उसको स्थापित किया जाए और कहीं ना कहीं न्याय जो है महिलाओं को मिलना शुरू हो। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि वुमेन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर में बने। 2019 5 अगस्त को जो फैसला जम्मू एंड कश्मीर के लिए लिया गया, जिसमें कि एक फ़ैसला ये भी था कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वुमेन कमीशन जो थी उसे रिपील किया जाए और बाद में देखा जाएगा कि नेशनल कमीशन और जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से कमीशन बनाई जानी है या नहीं बनाई जानी है। और उस पर अब प्रिया सेठी जी ने ये मांग की है और मुझे लगता है कि बिल्कुल वाजिब मांग है और इस पर हर एक किसी को मांग करनी चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर में एक वुमेन कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि लगातार क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है। कई सारे डोरी के केसेस हों या फिर मारपीट के केसेस हों, हस्बैंड द्वारा हों, या फिर अगर लड़कियां भी कई बार गलत इस्तेमाल कर लेती हैं अपनी पावर का, या फिर कोई और चीज़ें, किसी तरह की प्रॉब्लम्स लड़कियां या बच्चियां या महिलाएं फेस करती हैं, तो वो महिलाएं एक उनके पास एक दरवाज़ा, एक गेट होना चाहिए जहाँ वो खटखटा सकें कि हमारी बहन जी हमारी मदद कीजिए। तो उसके लिए वुमेन कमीशन काफ़ी काम करती है। रेखा शर्मा को आपने देखा होगा, नेशनल वुमेन कमीशन जो है वो काफ़ी अच्छा काम करती है और कोई भी छोटे से छोटा मुद्दा हो, चाहे वो कंगना का हो, चाहे वो अभी अनुराग कश्यप केस में उन्होंने किस तरह से अपना स्टैंड लिया, स्वाति मालीहाल आप हमेशा उनकी सुनते रहते हैं, कई दिनों तक अनशन में चलती रहती हैं। वो यही उनके पास एक रास्ता होता है कि वुमेन कमीशन का सहारा लेकर महिलाएं अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकती हैं और जम्मू कश्मीर में उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है, उसके लिए मेरे पास एक डेटा उपलब्ध है। स्टार्टिंग में मैंने बात की थी एक लड़की की जिसने दहेज की वजह से आज अपनी जान गंवा दी, उसी से जुड़ा कुछ डेटा आज मेरे पास मौजूद है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, मेरा नहीं, अपना बनाया हुआ नहीं। एनसीआरबी नेशनल क्राइम जो रिपोर्ट आती है हमेशा हर साल, उसका एक रिपोर्ट है, ब्यूरो है पूरा, और उसके मुताबिक 3069 केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं पिछले साल, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1579 मामलों पर ही की इन्वेस्टिगेशन हुई है। इसके अलावा आधे से ज़्यादा जो मामले हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई, यानी कि केस दर्ज हुआ, महिलाओं ने अपनी रिपोर्ट लिखवाई, पर उसके बाद केस आगे नहीं बढ़ा, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, जिसका एक कारण ये भी रहा कि लॉकडाउन भी था। बट इसके अलावा भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में
थोड़ा सा जो कमज़ोरी जो देखी जा रही है हमारे जुडिशरी सिस्टम में उसका फ़ायदा उठाकर कई सारे मर्द, कई सारे जो परिवार वाले लोग हैं वो बेटी को, महिलाओं को, अपनी बहुओं को ज़रूर तंग करते हैं। तो इसलिए इस पर ज़रूर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर ज़रूर एक होना चाहिए कि 3000 का छोटा सा डेटा को लेकर बाद में इतना बड़ा डेटा जो बन जाता है वो नहीं बने। साथ ही साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। अगर मर्द भी कई बार होता है कि वो सही है, व्यक्ति सही है, तो उसको इंसाफ मिले। अगर औरत सही है तो उसको इंसाफ मिले, ये होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और डेटा हमारे सामने पहुंचा है। उसके मुताबिक 2018 में करीबन 3437 टोटल केसेस रजिस्टर हुए थे, बट सिर्फ और सिर्फ 1732 पर अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पेंडिंग है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं। कुल मिलाकर हमारे जो माननीय कोर्ट्स हैं यूटी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स या फिर हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं, 12,518 केसेस अभी भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन के पेंडिंग हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 1353 पर ट्रायल कंप्लीट हुआ है पिछले साल। यानी कि ये लगातार चल रहा है बट बड़े कम दर है। 1353 पिछले साल ट्रायल कंप्लीट हुआ है। अब इसके अलावा आपको बता दूं कि जिसमें से 70 लोग जो हैं वो कन्विक्ट हुए हैं, 17 को डिस्चार्ज कर दिया गया है, 2506 लोगों को एक्विट कर दिया, यानी कि उन्हें माफ़ कर दिया गया है। इसमें से आपको बता दूं कि पिछले जो हमारा डेटा पिछले साल का हमारे पास पहुंचा है उसके मुताबिक 223 रेप्स हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हुए हैं, जिसमें से 212 लोग बच्चियां ऐसी हैं जो कि 18 साल से ऊपर हैं और बाकी आप समझ सकते हैं कि छोटी उम्र की बच्चियां जो हैं उनके साथ रेप जो है वो किया गया, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में क्राइम हुआ। इसके अलावा 13 अटेम्प्ट्स किए गए। जो रेप के फुल मामले हैं वो अलग, उसके अलावा अटेम्प्ट्स भी 13 अटेम्प्ट्स भी किए गए। इसके अलावा 1440 ऐसे केस हैं जो असॉल्ट के हैं, जिसका मकसद ये होता है कि जो महिला की जो मोनेस्टी है उसे आउटरीच किया जाए और उसके ये केसेस हैं। इसके अलावा 348 केसेस ऐसे हैं जो क्रूएल्टी बाय हस्बैंड हैं। 381 ऐसे केसेस हैं जो किडनैप किया जाता है महिलाओं को ताकि वो फोर्सिबली मैरिज कर पाएँ। इनमें से 369 ऐसी महिलाएं हैं जो 40 की एज में हैं और 378 ऐसी महिलाएं हैं जो कि 30s की एज में है, जिनके खिलाफ क्राइम हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। डोरी, जिसकी शुरुआत मैंने इस रिपोर्ट की शुरुआत आज इवनिंग एडिशन शो की शुरुआत ही मैंने डोरी दहेज के इस प्रथा से की थी। 8 महिला बच्चियों की जो केसेस हैं वो डोरी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। जो डेटा हमारे पास पहुंचा है 2020 में ये डेटा ज़्यादा है क्योंकि लगातार हम जीएमसी से भी खबरें देख रहे हैं, बट कई बार ऐसा होता है, ये 8 तो डेटा हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, बट ऐसा डेटा हमारे पास उपलब्ध ही नहीं हो पाता। जो कई जगहों पर परिवार वाले डरते हैं कि डोरी हमने जो दी थी वो हमारी भी गलती थी, या फिर महिलाएं इतनी डरती हैं कि उनको शायद मारा पीटा ना जाए उनके घर में, तो इसकी वजह से वो रिपोर्ट ही नहीं कराते। परिवार वाले डरते हैं कि अगर हमने बता दिया कि हमारी बेटी की जान इसकी वजह से गई या फिर मेरी बेटी को मारा जाता है तो शायद समाज में बदनामी ना हो जाए, इसकी वजह से कई सारे लोग रिपोर्ट ही नहीं कराते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हीं लोगों को जो ये क्राइम करते हैं उनको शैम मिलती है, उनको बढ़ावा मिलता है और लगातार वो ये क्राइम्स करते रहते हैं। आज एक के साथ करेंगे, कल 2 के साथ करेंगे और वो करते जाएंगे क्योंकि उनको आप लोग आगे आकर रिपोर्ट नहीं कर रहे। कृपया कर रिपोर्ट कीजिए। 8 मामले फिर भी बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोग कहते हैं कोड अनकोड कि जम्मू एंड कश्मीर में क्राइम नहीं होता वुमेन के खिलाफ, वो गलत हैं, होते हैं। हम लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं। कृपया कर मत कीजिए। आज हाथरस में जो हुआ, आज बलरामपुर में जो हुआ, जो राजस्थान की रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, कृपया कर अगर हम लोग और सशक्त हो जाएंगे और अवेयर हो जाएंगे और हमें सारी चीज़ों का ध्यान में रखेंगे, इन सारी रिपोर्ट्स को पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, गवर्नमेंट से सवाल पूछते रहेंगे, क्राइम अगर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए क्या किया जा रहा है, इस पर सवाल पूछते रहेंगे, तभी हम राजस्थान, हम मध्य प्रदेश, हम महाराष्ट्र, हम यूपी, हम बिहार, हम झारखंड जैसी स्टेट्स हम नहीं बनेंगे। उसको करने के लिए आपके ऊपर, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो कृपया कर जो भी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं उसको पढ़िए, देखिए, सुनिए, शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले। इसके अलावा साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग और ब्लैकमेलिंग के कई सारे केसेस हमारे जम्मू एंड कश्मीर क्राइम ब्रांच ने रिपोर्ट किए, जिसमें 6 ऐसे केसेस थे जिसमें कि महिला अगर लड़के की बात नहीं मानती या फिर उसको लड़के को किसी बात पर ईगो इशू हो जाता है लड़की के साथ, तो वो उसका जो कंटेंट्स हैं, जो प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो उठाकर या उसके जो कोट्स हैं या कोई बातें हैं वो उठाकर वो ऑनलाइन पब्लिश कर देता है। ये भी 6 केसेस रिपोर्ट किए गए। इसके अलावा 3 ऐसे केसेस जिसमें ब्लैकमेलिंग, डिफेमेशन, मॉर्फिंग, फेक प्रोफाइल्स, यानी कि एक लड़की की फेक प्रोफाइल बना दी गई, उसे पता भी नहीं है, उसकी फ़ोटो यूज़ की जा रही है, उसकी वीडियो यूज़ की जा रही है,
और उस महिला के साथ ये एक ऐसा क्राइम है जो कि लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, और इस पर इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, इस पर लोगों को ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। कई सारे लोगों का मानना है कि डेली इन्वेस्टिगेशन और लोगों का थोड़ा ठंडा रवैया ये कुछ कारण बनते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जम्मू एंड कश्मीर में जो क्राइम की जो घटनाएं हैं, जो अपराध की घटनाएं हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इसके लिए आप सबको ज़रूर सशक्त होना पड़ेगा, आप सबको कॉल करनी होगी, 100 नंबर पे कॉल करनी होगी, उन जगहों पर उन लोगों को बताना होगा, पुलिस को, मीडिया को बताना होगा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, कृपया कर हमें इंसाफ दिलाइए। हम उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब की अगुवाई में ऐसी चीज़ें कम से कम होंगी। क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कम है, बट होना ही नहीं चाहिए, हम तो इसमें विश्वास करते हैं। इसीलिए ये रिपोर्ट्स बार बार आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि जो चीज़ें आज हम बाहर की स्टेट्स में देख रहे हैं, जो चीज़ वहाँ भी नहीं होनी चाहिए बट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हो, इसके लिए हमें प्रोएक्टिव एक कहा जाता है कि प्रोएक्टिव अगर एक क्रिमिनल के पास 10 ऑप्शन है तो हमारे पास 20-50 ऑप्शन होने चाहिए, और अगर हमारे पास एक भी ऑप्शन है तो उस ऑप्शन को भी हमारे को ढूंढना चाहिए और वहाँ तक पहुँचकर उस क्रिमिनल को सज़ा दिलवानी चाहिए। और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन अगर थोड़ी तेज़ हो जाए हमारे जम्मू एंड कश्मीर में तो उम्मीद है कि हालात ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा आसानी से ठीक होंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त आज के इवनिंग एडिशन शो से। उम्मीद है कि चीज़ें जिन पर बात नहीं होती, जिन पर बात होनी चाहिए, उस पर कोशिश करेंगे रोज़ रोज़ आपसे मिला जाए, बात की जाए, और आपका साथ मिलता रहा तो ऐसी ही रिपोर्ट बनाकर मैं आपके सामने लाता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।